दोस्तों, मैं धर्मेंद्र कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल केबल मैथ्स में स्वागत करता हूं। हम लोग एसएससी जीडी के लिए प्रैक्टिस सेशन कर रहे थे, वो सीरीज़ लगातार चल रही थी, तो उसी क्रम में ये नेक्स्ट वीडियो बेटा, ठीक है। और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही खास होने वाला ये वीडियो आपके लिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट। आप पूरा सेशन ज़रूर देखिए, ठीक है। अगर आपको सेशन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अगर पसंद नहीं आ रहा है तो आप डिसलाइक कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों में, ठीक बेटा। चलिए बात करते हैं हम लोग सेशन का फर्स्ट सवाल। आप स्क्रीन पर पहला सवाल देखिए बेटा, और हम लोग सवाल शुरुआत करते हैं सीधे, ज़्यादा बात ना करके, ठीक है। पहला देखिए सवाल कह रहा है 112 सेंटीमीटर गुणा 44 सेंटीमीटर गुणा 25 सेंटीमीटर विमाओं वाले एक ठोस धातु के बने आयताकार ब्लॉक को पिघलाया जाता है और 35 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। बेलन का वक्रपृष्ठ ज्ञात कीजिए, ठीक है। बेलन का वक्रपृष्ठ आपको बताना है, ठीक। बात समझ में आ गई। एक ठोस ब्लॉक है, एक घनाभ है, ऐसा समझ लीजिए आप। देखिए ये एक ठोस घनाभ की स्थिति है, ठीक है। ये एक ठोस कार्डबोर्ड है, आयताकार कार्डबोर्ड है, जिसकी विमा आपको दे रखी है बेटा, इसने 112 दे रखी है, एक 44 दे रखी है, ठीक है ना, और एक 25 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है। इस कार्डबोर्ड को पिघलाया गया है, ठीक है। पिघलाने के बाद जब इसे पिघला दिया गया है तो इससे बना एक बेलन है, इससे एक बेलन बना दिया गया है, ये एक बेलन बना दिया गया इससे, ठीक बेटा। और इस बेलन की जो त्रिज्या है वो 35 है, 35 सेंटीमीटर है। एच इसकी हमें पता नहीं है, ये स्थिति है, ठीक है। सवाल कह रहा है इसका वक्रपृष्ठ बताइए। इसे पिघलाकर ये बना दिया गया है बेलन, और इस बेलन का वक्रपृष्ठ क्या होगा आप ये बताइए, ठीक है। बात आपको समझ में आ गई। चलिए तो बेटा हम कोशिश करते हैं बिल्कुल इजी मेथड में आपको आसानी से समझ में आ जाए। आप हमें एक बात बताइए, इस बेलन का जो बेलन है ना, इस बेलन का आयतन क्या होगा? बेलन का आयतन क्या होगा? तो आप कहोगे सर बेलन का आयतन होता है πr²h, ठीक। अच्छा, बेलन का आयतन बेटा वही तो होगा ना जो इस कार्डबोर्ड का होगा, जो इस बॉक्स का होगा, क्योंकि इसे ही तो पिघलाकर ये बना है, तो जितना वॉल्यूम इसका होगा उतना ही तो इसका होगा, माने दोनों वॉल्यूम सेम होंगे। इसका मतलब अगर हम यहाँ ये लिख दें बेलन का आयतन बराबर आयताकार बॉक्स का आयतन, आयताकार बॉक्स का आयतन, बॉक्स का आयतन, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। और ये आयताकार बॉक्स का आयतन बेटा यही है, LBH घनाभ है बेटा, LBH हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि इसका आयतन आपको दे ही रखा था बेटा, क्या दे रखा है? LBH दे रखी थी 112, 44 और 25, ये दे रखी है। ये आयतन ही तो इसका आयतन है, ठीक है ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। जितना आयतन इस कार्डबोर्ड का है, इस बॉक्स का है, उतना ही आयतन तो इसका होगा ना, तो दोनों सेम है, तो दोनों सेम लिख दिए बेटा। अब हमसे कह रहा है कि हमें तो चाहिए क्या बेटा, आपसे कह रहा है आपको इस बेलन का वक्रपृष्ठ बताना है, माने 2πrh बताना है। 2πrh कैसे निकालोगे बेटा, ये पूछा आपसे। अब पहले आप क्या कर रहे होंगे बेटा, एक तो यहाँ से त्रिज्या रख रहे होंगे, पाई की वैल्यू रख रहे होंगे, वहाँ से h निकाले हैं और h यहाँ रख रहे होंगे। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। देखो आप ध्यान से, हम आपको इधर बता देते हैं बेटा। जैसे ये है आयतन, बेलन का आयतन, ठीक बेटा, ये आयतन है। अगर हम चाहते हैं इस आयतन को वक्रपृष्ठ में बनाना, वक्रपृष्ठ बनाना, तो आप क्या कर दो, इस आयतन में 2 से कर दो गुणा और त्रिज्या से भाग कर दो। देखो एक त्रिज्या से त्रिज्या कैंसिल हो जाएगी बेटा, तो क्या बच जाएगा? 2πrh बच जाएगा, जिसे हम वक्रपृष्ठ कहते हैं। समझ में आई मेरी बात? माना अगर आप आयतन को डबल कर दें और त्रिज्या से भाग कर दें तो वक्रपृष्ठ हो जाता है। कुछ नहीं करना, इसका आयतन ये लिखा गया बेटा। अब अगर इस आयतन को वक्रपृष्ठ में चेंज करना है तो आयतन में क्या करें, दुगना कर दें। ये देखो, ये 112 गुणे 44 गुणा 25 लिखा है बेटा, ये लिखा है, आयतन है ना ये, इसे कर दो डबल और त्रिज्या से भाग कर दो।
त्रिज्या है 35 बेटा, दे ही रखिए। बस ये वक्रपृष्ठ हो गया आपका, कुछ नहीं करना आपको। 5 से काट दो बेटा, 5 से काट देते हैं, 5 सत्ते 35 हो गया बेटा, 5 से 5 पंचे 25 हो गया। 7 से काट दो बेटा, 7 एकन 7, 4 बचे और 7 छंग 42 हो गया। बस गुणा कर दो बेटा जल्दी से, अगर इस कैलकुलेशन को आप कर रहे होंगे। देखो 5 दूनी 10 हो गया, 10 का गुणा करो 440 हो गया, 440 में 16 का गुणा कर दो बेटा, 0 16 चौको 64, 4 से लगे 16 चौको 64 70। ठीक बेटा, ये हो गया 7040 वर्ग सेंटीमीटर। बस आंसर हो गया आपका। कहाँ देखिए, आपको जहाँ ना समझ आए तो प्लीज़ एक बार कमेंट कर दीजिए बेटा कि ये चीज़ आपने कैसे कर दी। हमने कुछ भी नहीं किया, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए इतना बड़ा लग रहा है, बाकी हमने कुछ नहीं किया, बिल्कुल इजी है। हमने क्या किया, जितना आयतन इस वेलन का होगा उतना ही आयतन इसका होगा। ये कहते हैं जितना आयतन आयताकार बॉक्स का होगा उतना ही आयतन वेलन का होगा, क्योंकि इसे ही पिघलाकर ये बनाया गया है। जब इससे ये बना है तो दोनों आयतन सेम है, तो इसका आयतन पाई आर स्क्वायर एच, उसका आयतन एल वी एच, इसका आयतन पाई आर स्क्वायर एच, उसका एल वी एच दे रखा था हमें 11, 112, 44 और 25 बेटा लिख दिया हमने। अब हम एक बात समझ गए कि हमें चाहिए बेलन का आयतन नहीं, हमें चाहिए बेलन का वक्रपृष्ठ। तो आयतन से वक्रपृष्ठ कैसे पहुंच जाए बिना एच निकाले, एच नहीं हो तब। तो हमने क्या किया, हमने कहा बेटा आपको यहां समझाया कि ये आयतन लिखा, आयतन का डबल कर दो और त्रिज्या से डिवाइड कर दो, तो बेटा r से r कैंसिल हो जाएगी, तो एक r बचेगी और 2 पाई r h रह जाएगा, तो इसी को वक्रपृष्ठ कहते हैं। इसका मतलब हम आयतन को डबल कर दें और त्रिज्या से भाग कर दें। हमने कर दिया बेटा, आयतन ये लिखा है, इसका डबल कर दिया, त्रिज्या से भाग कर दिया, बस वक्रपृष्ठ हो गया 7040 सेंटीमीटर। ठीक है, आ गया होगा समझ में बेटा। अगर आपको प्लीज नहीं समझ में आता है तो प्लीज कमेंट कीजिए, ठीक है ना। जो जो चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही है उसे कमेंट कीजिए, हम आपको कमेंट जरूर रिप्लाई करेंगे, ठीक है ना बेटा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट, दूसरा सवाल देखिए ध्यान से, और हम लोग सेकंड सवाल की बात करते हैं। आप सेकंड सवाल पढ़िए बेटा, क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़िए, फिर हम बात करते हैं आगे सेकंड क्वेश्चन की। वीडियो आपके लिए लगातार ये बना रहेगा, आप इसी वीडियो को बार बार देखिए। जहां आपको समझ में ना आए बेटा तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए बेटा। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं, सेकंड पढ़िए बेटा। कह रहा है एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयों का अनुपात 5:12:13 है और इसका परिमाप 90 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज दिया है बेटा, ठीक है, एक त्रिभुज है और वो भी कैसा त्रिभुज है बेटा, समकोण त्रिभुज है। हम त्रिभुज बना देते हैं बेटा, ये एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। इसकी लंबाई और मतलब इसकी विमाओं का जो अनुपात है वो दे रखा आपको, ठीक है ना। विमाओं का अनुपात दिया आपको क्या, इसका जो अनुपात है बेटा, एक दे रखा 5x, एक दे रखा मान लीजिए 12x और एक है 13x, मान लिया इस तरह से, ठीक है ना। अब इसका अगर परिमाप की बात करें बेटा तो आप समझ रहे होंगे 5x प्लस 12x प्लस 13x बराबर परिमाप आपको दे रखा था 90। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो कितना हो गया बेटा, ये 13 और 12 25, 30x हो गया बेटा। 30x बराबर कितना है 90, तो यहाँ से x की वैल्यू आप निकाल लेंगे बेटा। x बराबर कितना हो गया 3। अगर x बराबर 3 आपने निकाल लिया तो यहाँ से आप कह सकते हैं सर इसकी वैल्यू हो गई 15, 3 गुणा 5 15, और इसकी वैल्यू हो गई कितनी बेटा, यहाँ 3 12 तिया 36, तो ये 36 सेंटीमीटर और ये हो गया 39। ठीक है, हमसे पूछ रहा है आप इसका क्षेत्रफल बताइए। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई कह दें या शीर्ष लंब कह दें या लंब कह दें, ठीक बेटा। तो यहाँ से आप कह सकते हैं 1/2 आधार हो गया बेटा 15 और ये हो गया 36। कैंसिल आउट करो बेटा, ये हो गया 18, गुणा कर दोगे 18 पंचे 90 शून्य, हज़र लगा 9, 18 का 18 और 9 27, 270 सेंटीमीटर स्क्वायर, 270 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, बस ये हो गया, बिल्कुल आसान है, समझ में आ गया होगा आपको। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, ठीक है बेटा। और अगर आपको चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए कि हमें पूरा जो कंटेंट हम आपको पढ़ा रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है और वो समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। चलिए बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए बेटा, थर्ड की बात करते हैं, थोड़ा सा ध्यान से कीजिए और उसके बाद हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, क्वेश्चन थर्ड आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, आंसर कीजिए बेटा।
देखो कह रहा है रामेश्वर एक बैंक में 3,28,000 रुपये में से कुछ राशि को अपनी 18 वर्षीय बेटी के नाम और शेष राशि को 19 वर्षीय बेटे के नाम इस प्रकार जमा करवाया कि वे दोनों जब 21 वर्ष के हो जाएं तो उन्हें समान राशि मिले। यदि बैंक 5% वार्षिक ब्याज दर से चक्रवृद्धि ब्याज देता है तो रामेश्वर ने अपनी बेटी के नाम कितनी राशि का निवेश किया था, ये सवाल है। ठीक है ना, ध्यान से पढ़ लिया होगा आपने सवाल। आप सवाल को पढ़ते रहिए बेटा, और फिर कोशिश कीजिए कि आपको एकदम से सही समझ में आ जाए। देखो रामेश्वर एक व्यक्ति है जिसने कुल जो धनराशि है वो दे रखी 3,28,000 रुपये। 3,28,000 रुपये उसने बैंक में जमा की है। कैसे जमा कर दी है? अपनी बेटी के नाम कुछ राशि जमा कर दी, ठीक है ना। और बेटी जो है ना बेटा वो 18 वर्ष की है। 18 वर्ष की बेटी है, उसके नाम x रुपए जमा कर दिए। और 19 वर्ष का बेटा है जिसके नाम 22 रुपये जमा कर दिया। ठीक है ना, इसमें से x और y मान लिया हमने, ये अलग अलग राशि जो है वो जमा कर दी है। ठीक है ना, एक्स वाई इसलिए मान लिया बेटा कि हमें बेटी और बेटा ना लिखना पड़े तो जल्दी हो जाए, एक्स वाई मान लिया। ठीक है ना बेटा। अब बैंक और ये रुपए कब तक के लिए जमा किए इसने, तो जो टोटल समय है वो इसने कहा 21 वर्ष। जब दोनों 21 वर्ष के हो जाएं, दोनों कितने साल के हो जाएं? 21 साल के हो जाएं दोनों। लड़की 18 वर्ष की है बेटा, बेटी जो 18 वर्ष के 21 साल की होगी, इसका मतलब इसके रुपए जमा रहे फिर 3 वर्ष, और बेटा 19 वर्ष का है, 21 वर्ष के बाद मिलने हैं, इसका मतलब लड़के के रुपए जमा रहे बेटा 2 वर्ष। ठीक है ना। और सवाल में एक चीज कह रहा था कि जो ब्याज देगा ना, बैंक जो ब्याज देता है वो 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज है। कौन सा ब्याज देता है बेटा? चक्रवृद्धि ब्याज, ये भी ध्यान रखना। 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज देता है बैंक। ठीक है ना, बात समझ में आ रही मेरी? 21 वर्ष के लिए लड़की की जमा रहे 3 वर्ष के लिए और लड़के की जमा रहे 2 वर्ष के लिए 5% ब्याज की दर है, और वो भी चक्रवृद्धि ब्याज की है। ठीक है, बिल्कुल इजी है बेटा। सवाल करा कि 21 वर्ष के जब दोनों हो जाएं तो समान राशि मिले, यानी लड़की को 3 साल बाद जितने रुपए मिले उतने ही लड़के को 2 वर्ष बाद मिले, ऐसा कह रहा है। ठीक है ना। अब आप देखिए ब्याज की दर बेटा चक्रवृद्धि ब्याज है, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहा है। हम आपको एक सरल सा कॉन्सेप्ट बताते हैं। ये जो दर 5% वार्षिक है, इसे 2 साल में सीधे बदल दो। हम इधर बदल के बताते हैं, आप समझ पाओ मेरी बात। अगर ब्याज दर 5% वार्षिक है तो 2 साल में 5 दूनी 10 दशमलव, इस 5 का वर्ग और लिख दिया जाए तो बेटा जो ब्याज दर 5% वार्षिक है, कंपाउंड इंटरेस्ट में ये ब्याज की दर 10.25% बन जाएगी। ठीक है ना, कुछ नहीं करना, इसका 2 साल है ना, 5 दूनी 10 लिख दिया और 5 का वर्ग कर दो, 2 साल में तो ये हो जाएगी बेटा। लेकिन यही ब्याज दर, इसी ब्याज दर की अगर हम बात करें, बेटा, अगर इसे हम 3 वर्ष की बात करें, 3 वर्ष में तो 5 तिया 15 दशमलव। अब क्या करना आपको, इस 5 का 3 साल है तो 5 का क्यूब करो, 5 पंचे 25 पंचे 125 का 25 लिख दिया आपने, 125 आए बेटा, उसका 25 लिख दिया यहाँ पे, 1 बच गया, ये ध्यान रखना। अब 5 का करो स्क्वायर, 5 पंचे 25, 3 साल समय, 25 तिया 75 और 1 76 लिख दो, ये लिख दिया बेटा। ठीक है, माने जो ब्याज की दर 5% वार्षिक है वो 2 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट पर 10.25 बन जाएगी और 3 वर्ष में 15.7625% बन जाएगी। ठीक है ना। अब सवाल कह रहा है कि बराबर धनराशि प्राप्त होनी चाहिए। तो देखो बेटा, धनराशि प्राप्त होने से मतलब क्या होता है कि बराबर मिश्र धन प्राप्त हो, ब्याज और प्लस मूलधन। तो अब जब ये ब्याज है 2 साल का, कंपाउंड इंटरेस्ट है, और प्लस मूलधन, इसका मतलब बेटी जो ना बेटा, बेटी के x रुपए हैं,
x रुपए पे 3 साल का लगना है, तो बताओ 15.7625 तो ब्याज के हैं और 100 रुपये मूलधन है। तो इसका मतलब बेटी का 115.7625 जितना बनेगा, जितना बना ये, उतना बेटे का 110.25%, ये दोनों सेम होंगे। ये सवाल में हम नहीं कह रहे हैं बेटे, ये मेरे अनुसार नहीं, हमने सवाल में बस ये बात समझे है। सवाल कह रहा है कि 3 वर्ष में 5% की दर से 3 साल में बेटी को जितना धन मिले वो इतना है। बेटी का ये बना बेटा 15.7625 दर है, मतलब ब्याज है, और मूलधन कितना 100, तो 115% बन जाएगा लगभग 115.7625% 3 साल में बेटी का मिश्रधन। और बेटे का मिश्रधन कितना 2 साल में, 2 साल में कितना बनेगा तो 110.25। ये दोनों कैसे हैं, सवाल करा, दोनों को सेम मिलना चाहिए, सेम मिल जाएगा बेटा। बस अब कुछ नहीं करना है, ये बेटा है, सॉरी ये बेटी का धन है, ये बेटे का धन है, तो बेटी का 115.7625 ये हो गया, और बेटे का 110.25 ये हो गया। अब अगर आप यहाँ से दशमलव हटाएंगे बेटा तो देखो 4 अंक हैं, यहाँ 2 अंक हैं, बराबर कर लो, अब दशमलव हटा दो। ठीक बेटा, बस अब इसे कैंसिल आउट कर दो, आप काट देंगे, इसे सॉल्व करो बेटा। 25 से काट दो, 2500 को 100, 2500 को 100, 25 सेकंड 25, ये कट गया बेटा। ठीक है, ये कट गया। इसे काट दो, 2500 को 100, 25 का 150, 25 से काट दो अब इसे, 25 का 150 हो गया, 7 बचा, 25 दिया 75, 75 हो गया बेटा, और उसके बाद 0, 25 पंच 125। ठीक है, ये आ गया। और काट दो बेटा, कट जाना चाहिए, 5 से ही काट देते हैं, चलिए 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40, 5 दूनी 10, ये कट गया बेटा। 5 से फिर काट दो, 5 ने 45, 5 दूनी 10, 5 छक्का 30 और 5 एकन 5। ठीक बेटा, चलिए और काट सकते हैं इसे, 9 से काट दें, 9 ने 81 हो गया, और यहाँ बचा कितना 9 अट्ठे 72, 0, 9 से काट दो बेटा, 9 एकन 9, 0, 9 दूनी 9, 9 दूनी 18 और 9 ने 81 कट गया। ठीक है, और काट दिए इसे, 7 से काट देते हैं बेटा, 7 एकन 7 हो गया, 7 चौका 28, 140 हो गया। 7 से काट दो बेटा, 7 एकन 7 हो गया, और यहाँ 7 चौका 28 हो गया, 7 सत्ते 49 हो गया, ये कट गया बेटा। तो ये रेशियो आ गया लड़की और लड़का का। ठीक है, टोटल कितना हो गया बेटा, टोटल देखो, ये लड़की का है और ये लड़के का है, दोनों का मिलाकर कितना बना, दोनों का मिलाकर 287 यूनिट बना, दोनों का 287 यूनिट है, टोटल धन 287 यूनिट है, जबकि सवाल में टोटल धन दे रखा है बेटा 3,28,000। ठीक है ना, 3,28,000। आपसे पूछ रहा बेटी का बताओ, बेटी का 140 यूनिट है, 140 यूनिट का मान बताओ, 140 यूनिट बराबर बताओ 3,28,000, ये हो गया बेटा। ठीक है, और इसमें गुणा कर दिया 140 से और बटे 287। ठीक बेटा, इसे कैंसिल आउट करो, आप काट दो इसे। अगर इसे काटना शुरू करते हैं, चलिए 7 से काट देते बेटा, 7 चौको 28, 7 एकन 7, 7 से काट दो बेटा, 7 चौको 28 हो गया, 4 बचे, 7 चौको 28, 4 32, 4, 7 से नहीं कटेगा, सॉरी, चलिए 7 से नहीं काटिए, इसे काट देते हैं, चलिए 7 से काट देते हैं, उसे काट देते हैं। चलिए देखो, 7 चौको 28 होगा, 7 एकन 7, 7 से काट दो, 7 दूनी 14, ये कट गया बेटा। ठीक है, इसे काट देते बेटा 8 से, 8 एकन 8 हो गया। ठीक है, 8 बार में कट जाएगा, 8 एकन 8, ये कट गया बेटा, 8 दूनी 16 हो गया, 4 0 हो गए बेटा। 1,60,000 रुपये जो उसने अपनी पुत्री को दिया था। बस हो गया सवाल। थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा हो रही होगी, इस कैलकुलेशन में आपको चेंज नहीं करना था, इसलिए कैलकुलेशन बड़ी हो सकती है। ठीक है बेटा, आपको जहाँ समझ में आए प्लीज़ देखिए, जहाँ आपको समझ में ना आ रहा हो, ये लिख दिया हमने ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा सवाल है लेकिन कोई बात नहीं, आप कोशिश कीजिए समझने की। ठीक बेटा, 287 यूनिट का मान 3,28,000 है, तो आपसे पूछा 140, लड़की का, बेटी का कितना है, 140 यूनिट है, 140 बराबर हो जाए 1,60,000। ठीक है, आ गया होगा आप समझ में। चलिए बेटा, ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बेटा। 4 की बात करते हैं, ध्यान से समझिए। ठीक है, आप 4 नंबर, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बेटा।
ध्यान से पढ़िए बेटा, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। हो सकता है कोई सवाल आपको ऐसा लग रहा हो कि बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है, तो हम उससे कोशिश करेंगे दोबारा, अगर आपको नहीं समझ में आया तो कोई और मेथड बताते हैं आपको, ठीक है ना, लेकिन तभी जब आप कमेंट करेंगे। चलिए अगला सवाल देखिए बेटा, फोर्थ देखिए, 2760 रुपये की धनराशि को इस प्रकार दो भागों में विभाजित कीजिए कि जब उन्हें 5% वार्षिक सरल ब्याज की दर पर 2 वर्ष और 4 वर्षों के लिए निवेशित किया जाए तो उन पर प्राप्त होने वाला मिश्रधन बराबर हो। सेम सवाल है बेटा, बस यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट था और अब सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहा है, ठीक है ना। रुपए हैं कितने, धनराशि कितनी है बेटा, देखो एक बार फिर से समझाते हैं हम आपको। धनराशि 2760 रुपये है, ठीक है ना। अब इस 2760 को 2 पार्ट में बांटना है, ठीक है। हमने मान लिया है कि एक पार्ट बेटा, एक x मान लिया और एक y मान लिया, केवल लिखना ना पड़े इसलिए x y मान लिया, ठीक है। अब सवाल कह रहा है इस धनराशि को 2 पार्ट बांटना है, लेकिन दर क्या रखनी है, बोले दर रखनी है 5% और 5% पर 2 देना है, लेकिन देना कैसे, टाइम अलग अलग रखना है। समय क्या करना बेटा, समय अलग अलग, एक 2 वर्ष के लिए और एक 4 वर्ष के लिए, और इन दोनों से जो मिश्रधन मिले वो समान रहे, मिश्रधन सेम प्राप्त हो, ठीक है ना, समान मिश्रधन प्राप्त हो। तो देखो बेटा ये x धन है, ठीक है ना। अब x पे अगर 5% 2 साल के लिए रहेगा साधारण ब्याज में, तो 5 दूनी 10% तो ब्याज बनेगा, 100 पे 10 ब्याज तो 100 रुपये और 10 ब्याज के, माने ये हो गया 110। यही वहाँ कर रहे थे जो पीछे वाला आप सवाल देख रहे थे। अब इस पे जितना मिश्रधन मिला, दूसरा वाला हिस्सा हम बाई माने, और बाई पे 4 साल का तो 5 चौको 20% और 100 रुपये, तो इसका मतलब 120%। बाई का 120, एक्स का 110, दोनों इक्वल हैं, दोनों समान है, ऐसा सवाल कह रहा है। तो बस अब कुछ नहीं करना, ये हो गया बेटा एक्स बाई, इसका 120, इसका 111, दोनों सेम है, 0 0 कैंसिल करो, तो रेशियो हो गया बेटा क्या, 12:11 का रेशियो हो गया दोनों में, ठीक है। अब टोटल देख लो कितना बना, तो टोटल का होगा सर ये दोनों मिलाकर हो गया कितना, 23 यूनिट हो गया बेटा, ठीक है ना, दोनों मिलाकर 23 यूनिट हो गया। जबकि सवाल में दोनों का हिस्सा टोटल दोनों का कितना है, 2760 है बेटा, 2760 है। इसका मतलब 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 23 से काट दो, 23 एकन 23 हो गया बेटा, 23 दूनी 40, 1 यूनिट का मान 120 हो गया। आपसे पूछ रहा था निवेश किए गए भाग की दूसरे भाग की राशि बताओ, तो दूसरा पहला भाग ये बेटा, दूसरा भाग 22 है, तो 11 यूनिट है। आप 11 यूनिट की वैल्यू बता दो बेटा, 11 यूनिट का मान बता दो, 120 गुणा 11 करोगे ये हो जाएगा 1320 रुपये, 1320 रुपये हो गया सेकंड यूनिट, सेकंड भाग। सेम सवाल था वो कंपाउंड इंटरेस्ट का, वहाँ थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा थी क्योंकि रुपए ज़्यादा थे इसलिए, ठीक है ना। यहाँ कोई दिक्कत नहीं, हमने वही किया भाई, 5 दूनी 10, इसका मतलब 110%, एक्स का 110%, 5 को 20, 20% तो ब्याज हो गया, 100 + 120, 120% हो गया, ठीक है ना। तो एक्स का 110% बराबर बाई का 120%, दोनों इक्वल हैं, तो यहाँ से एक्स बाई का रेशियो देख लिया बेटा। टोटल यूनिट है 23 यूनिट, सवाल में 2760 है, 2760 23 यूनिट के बराबर है, 1 यूनिट 120 के बराबर है। छोटा सेकंड भाग चाहिए आपको, सेकंड वाला 11 है, 11 यूनिट का मान 1320 रुपये हो गया, ठीक है। इसका ऑप्शन जो है ना सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है बेटा, ठीक है। आ गया होगा समझ में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए बेटा, ठीक है ना, और लगातार बने रहिए, लास्ट तक बने रहिए। हम आपको लास्ट में बहुत खास सवाल करवाने वाले हैं जो बेहद इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो लगातार इस सेशन में बने रहिए बेटा, ठीक है ना। अगला देखिए, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर, बात करते हैं बेटा 5th की, 5वां देखिए ध्यान से, 5वां देखिए, कह रहा है ए का मासिक वेतन बी के मासिक वेतन से 20% अधिक है। ए का मासिक वेतन बी के मासिक वेतन से 20% अधिक है, ठीक है। सी का मासिक वेतन बी के मासिक वेतन से 25,000 रुपये अधिक है। उन सब का कुल मासिक वेतन 2,65,000 रुपये है। सी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है, ये पूछा है, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, ए बी सी 3 लोग हैं बेटा, ये ए है, एक बी है और एक सी है। कह रहा है ए का मासिक वेतन बी के मासिक वेतन से 20% अधिक है। ए का वेतन क्या है बेटा, इस बी के वेतन से 20% अधिक है बेटा। 20% का मतलब होता है 1/5, माने अगर बी का वेतन 5 है तो इसका 6 है,
एक कंडीशन, ठीक है। अगर हम इसे इसके पीछे x लिख लेते हैं, चलिए कोई दिक्कत ना हो आपको, ताकि आप मेरी बात जल्दी समझ जाएं। तो मान लो b का वेतन 5x है तो a का वेतन 6x है। अब c का वेतन क्या है, तो बोले c का वेतन b के वेतन से 25,000 रुपये अधिक है। लो बेटा हो गया। अब सवाल करा तीनों का टोटल वेतन, तो देख लो 6 5 11 और 5 कितना होगा बेटा 16x और प्लस 25,000। तीनों का वेतन 16x प्लस 25,000 है, जो बराबर है किसके, बराबर है बेटा 2,65,000 रुपए के। तो यहाँ से आप अगर 16x की वैल्यू निकालोगे ना बेटा, तो ये आ जाएगा 2,40,000 रुपये, ठीक है। इधर जाके माइनस हो गए। यहाँ से अगर आप कैंसिल आउट करोगे बेटा, तो 16 एकम 16 हो गया, 16 पंचे 80 हो गया, और ये हो गया 15,000 रुपये। x की वैल्यू हो गई बेटा कितनी, 15,000 रुपये। x बराबर 15,000 आ गया, ठीक है ना। अगर x बराबर 15,000 है, अब आपसे पूछ रहा है कि तो बताओ c का वेतन b के वेतन से कितना अधिक है। तो एक तो देखो c का वेतन कितना अधिक हो जाएगा बेटा, ध्यान से देख लो, समझ में आएगा। यहाँ से देखो आप, a का वेतन कितना है, a का वेतन कितना है, x बराबर 15,000, तो 6x बराबर 15 छक्का 90,000, ठीक है। इसका वेतन 90,000। और c का वेतन देखो बेटा 15 पंचे 75 और 25 1 लाख। c का वेतन है बेटा 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए, ठीक है ना। इसका 1 लाख, इसका 90,000। कितना ज़्यादा है, 10,000 रुपये अधिक है, 10,000 रुपये अधिक है। कितने से, 90,000 पे 10,000 अधिक है, ठीक है। कितने परसेंट बना, 4 0 से 4 0 कैंसिल कर दो बेटा, 9 का भाग कर दो, आ जाएगा 11/1/9%। 11/1/9% आपका आंसर हो गया बेटा, ठीक है ना। आगे समझ में, चलिए लगातार बने रहिए बेटा, ठीक है ना। और इससे पहले हम लोग ऑनलाइन क्लास लिए हैं ना बेटा, जो हिंदी का या फिर मैथ का भी रिकॉर्डेड रहे हैं, और हिंदी लगातार ऑनलाइन क्लास है, रीजनिंग की भी, तो वो प्लीज़ आप देख लीजिए, ठीक है ना बेटा। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर, बात करते हैं बेटा 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। 6 देखिए ध्यान से, स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन नंबर 6 दिख रहा होगा, उसकी बात करते हैं। ठीक है, कोशिश करता हूँ कि आपके लिए बहुत ही अच्छे सवाल हैं, बहुत ही खास सवाल हैं। अगर आप इन सारे सवाल को ठीक से समझ गए बेटा, तो बहुत ही खास आपके लिए ये सवाल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, एक निश्चित कार्य को करने के लिए ABC की क्षमताओं का अनुपात 2:3:5 है, ठीक है। एक साथ कार्य करते हुए वे उस कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। B और C इसी कार्य के 80% हिस्से को कितने दिनों में पूरा करेंगे, ठीक है बेटा। देखो ABC 3 लोग हैं, एक A है, एक B है और एक C है, ठीक है बेटा। इनकी क्षमता दे रखी है, इफिशिएंसी दे रखी है। इनकी क्षमताओं का अनुपात 2:3:5 है, ठीक बेटा। ये तीनों मिलकर, अगर ये तीनों एक साथ काम करते हैं तो 15 दिन में पूरा काम करते हैं। इफिशिएंसी का मतलब इनके द्वारा 1 यूनिट टाइम में किया गया काम, माना अगर ये एक दिन लेते हैं, मान लो तो या 1 घंटा लेते हैं, 1 यूनिट टाइम लेते हैं, उसमें ये 2 काम करते हैं, माना 2 पत्थर फेंकते हैं, ये 3 पत्थर फेंकते हैं और ये 5 पत्थर फेंकते हैं, ठीक है ना। ये एफिशिएंसी है। तो अगर एक दिन काम करते, ये 5 फेंकता है, ये 3 फेंकता है, ये 2 फेंकता है, इसका मतलब ये तीनों मिलाकर 5 3 8 2 10, ये तीनों मिलाकर एक दिन में 10 पत्थर फेंकते हैं। इन तीनों ने 15 दिन में पूरा काम किया बेटा। तो इसका मतलब इन तीनों ने कितना काम किया, तो काम हो गया 150 यूनिट। कितना होगा बेटा, 150 यूनिट। अब सवाल क्या कह रहा है, बोले इस काम है कितना बेटा, 150 यूनिट। इस काम का 80%, लो बेटा, इस काम का 80% हो गया, इस काम का 80% ये हो गया। इस काम के 80% को किससे करवाना है, इस काम के 80% को B और C से करवाना है। तो B करेगा 3 यूनिट और C करेगा 5 यूनिट, दोनों मिलकर 8 यूनिट काम करते हैं। ये काम दोनों से करवाना है, ठीक है। तो कैंसिल आउट करो बेटा ये, तो इसका मतलब दोनों मिलकर ये काम करेंगे कितने दिन में, 15 दिन में। दोनों मिलकर इस काम को 15 दिन में समाप्त करेंगे,
ठीक है, आ गया समझ में। अगर दोनों मिलकर काम करते हैं तो 15 दिन में समाप्त कर देंगे। हो गया बेटा, कोई दिक्कत हो बताइए। बिल्कुल इजी है, आसान है। दोनों ने किया 150 यूनिट काम, 150 यूनिट का 80% निकाल दिया हमने। इस काम को किससे करवाना है? बी और सी से। इसका 3 यूनिट काम है, इसका 5 है, दोनों को मिलाकर खत्म करते हैं बेटा। ठीक है, चलिए।